हेलो एवरीवन। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम कंपेयर करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे किस तरह से लिख रहे हैं। जो कि टॉपर्स है 2022 के, उन्होंने किस तरह से अपनी कॉपी को जो है ना अपनी नॉलेज को किस तरह से एक्सप्रेस किया है। और आखिर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है और हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए दोनों मीडियम के बच्चे से। हिंदी मीडियम से क्या सीखना चाहिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों से क्या सीखना चाहिए, जिससे कि हम भी आने वाले वक्त में रैंक लिस्ट में अपनी रैंक ला सके। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टॉपर से सीखें और जानने की कोशिश करें कि वे अपनी नॉलेज को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले हिंदी मीडियम के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इंग्लिश का देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस किया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। टॉपर है प्रहलाद नारायण शर्मा, हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं। तो पहले इनका एक आंसर का रिव्यू देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि थोड़ा ब्लर है तो हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश मीडियम की देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये आप क्वेश्चन देख रहे होगे स्क्रीन पे, प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष है, जो कि प्रकृति में धार्मिक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से टैकल किया है और इनका जो वे है लिखने का, अपनी इनकी जो राइटिंग स्किल है वो इन्होंने किस तरह से चीज़ें की और हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट इन्होंने बताया कि जो प्राचीन भारत की कला है, देखो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया यहाँ कि इन्होंने मैप के थ्रू बता दिया। जैसे लाइक सांची का स्टॉप है और आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ किस जगह पाया गया है। ठीक है, खजुराहो मंदिर है, आगरा का ताजमहल है। तो ये बताता है कि बंदे को जो है ना बहुत ही डीप नॉलेज है। ठीक है, इससे ये पता चलता है और इससे इम्पेक्ट अच्छा पड़ता है। अगर आप इंट्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें देते हो ना, तो उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ये चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी है। ठीक है, उसके बाद हालांकि अगर भूमिका लिखते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन इन्होंने क्या, मुझे लगता है कि टाइम की वजह से इन्होंने इस तरह से किया होगा। ये आप यहाँ देख सकते हो, एग्जामिनर ने बोला कि उत्तर को भूमिका द्वारा प्रारंभ करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि हल्का सा अगर आप एक्सप्लेन करते इन्होंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन खैर बेहतर है। चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ें इन्होंने बता दी। फिर उन्होंने क्या किया कि प्राचीन काल में स्तूप तथा चैत्यों का निर्माण कड़ी संख्या में, ठीक है, क्रम में गर्म। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मंदिर निर्माण कर विशेष जोर मिला। ठीक है, फिर उन्होंने मध्य काल में ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद ठीक है, ये इन्होंने एक्सप्लेन करने के बाद फिर इन्होंने पॉइंट वाइज लिया। प्राचीन काल में कई ऐसी स्थल भी बनाए गए जो धार्मिक नहीं थे। एग्जाम्पल दिया जैसे बावड़िया किले। ठीक है, उसके बाद मध्यकाल में इन्होंने ऐसे बताया, वहाँ एग्जाम्पल दिया। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने इसको टैकल किया है। इन्होंने यहाँ निष्कर्ष दिया है। हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन में मध्य भारत में स्थापत्य कला में धार्मिक में धर्मनिरपेक्ष दोनों स्थापत्य का निर्माण हुआ है, लेकिन धार्मिक स्थलों का निर्माण ज़्यादा प्राथमिकता वाला रहा। मतलब ये कि जो धार्मिक चीज़ें उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, बल्कि जो सेकुलरिज्म है उसको थोड़ा इसके कंपेयर करें तो कम है। ठीक है, तो इनका निष्कर्ष ये है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष है, जो कि प्रकृति में धार्मिक है, परीक्षण कीजिए। तो उन्होंने अपने निष्कर्ष से ये डिसाइड कर दिया कि भाई ठीक है, थे लेकिन उतने नहीं थे अगर कंपेयर किया जाए। ठीक है, तो एक चीज़ अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे किस तरह से टैकल करते हैं, है ना। तभी तो कंपेयर करने में मजा आएगा। तो देखते चले। अब ये आप देख रहे होगे इंग्लिश मीडियम की एक टॉपर है अनुष्का शर्मा। ठीक है, इस बार जो 2022 की टॉपर है, तो उनकी कॉपी को टैकल और देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से टैकल की है चीज़ों को और हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर आप खुद ये ऑब्जर्व करके ये खुद डिसाइड करोगे कि हाँ हमें कहाँ काम करना चाहिए और कौन ज़्यादा बेटर है ना, हु इज़ द बेटर, यू विल डिसाइड योर सेल्फ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे होगे, ये भी जो है ना GS1 की है। स्मारकों के संरक्षण के संदर्भ में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, की भूमिका की व्याख्या कीजिए। साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए उपाय बताने हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने किस तरह से टैकल किए। देखो, हैविंग बीन एस्टेब्लाइज बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज़ बीन सीन बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन पॉलिसीज ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन। ठीक है ना, ये कब कि भाई दोनों ने, इंडियन और ब्रिटिश ने मिलके
ये जो है ना अलेक्जेंडर कनिंघम के वक्त इस्टेब्लिश किया गया था इसको, ठीक है। ये बॉडी किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया कि हाँ जो है ना ये चीज़ें हैं, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो कब हुआ था, डिस्कवर किसके निर्देशन में हुआ था वो, और ये किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, ये बता दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया देखो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अब अपना जो क्वेश्चन है ना उसको डिवाइडेशन कर लो, मतलब ये उसे कई पार्ट में डिवाइड करो। उससे क्या होता है, जब आप डिफरेंट पार्ट में उसको तोड़ लेते हो ना, तो क्वेश्चन को टैकल करना बहुत ईजी हो जाता है, और समझने वाले जो आपकी क्वेश्चन कॉपी चेक करेगा उसके लिए अलग अलग पार्ट्स को पढ़ना और उनकी देखना कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है वो समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो इन्होंने बता दिया कि रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, वो इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये आप देख रहे होगे। तो इन्होंने रोल ऑफ, अब देख लेते क्या क्या बताया इन्होंने बताया भी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कि भाई मोमेंट का कंजर्वेशन हुआ। देखो ये एक बहुत खासियत बात है इंग्लिश मीडियम के बच्चों में, कि वो हमेशा जो है ना क्या करते हैं, लाइक वहाँ हमने हिंदी मीडियम के पॉइंट वाइज देखा, तो हम क्या है कि हम पॉइंट पूरा इस तरह से छाप देते हैं, ये इस तरह से। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करते हैं, जो उनका पॉइंट होता है उसकी मेन थीम लेते हैं, और मेन थीम को पहले लिखते हैं, समझ, मेन थीम को पहले लिख के जो मेन पॉइंट है उस थीम को हाईलाइट करते हुए, अगर सिर्फ ये पढ़े आप, थीम पढ़ लो, देखो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, मतलब आपने यहाँ एग्जामिनर का काम आसान कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी, ऑर्डर मेंटेन करना, सही वक्त पे सही चीज़ें करना। नॉलेज क्या होती है, पुट एट द राइट एट द राइट टाइम, रॉन्ग थिंग एट द राइट टाइम, दैट इज द नॉलेज। नॉलेज की यही तो डेफिनेशन है ना, कि सही वक्त पे सही चीज़ रखना और गलत जगह पे भी सही चीज़ रखना, यही नॉलेज की डेफिनेशन है। और ये चीज़ झलकती है, ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है इंग्लिश मीडियम के बच्चों की कॉपी में। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छा नहीं लिखते हैं, लेकिन अभी भी हमारी कॉपियों में और हमारी स्किल्स में वो खामियां है, जिसकी वजह से आज हम पिछड़ रहे, जिसकी वजह से आज हम टॉप 10 में नहीं आ पा रहे। वरना एक वक्त था जब 50-50 थी चीज़ें, है ना। आज अगर आपने 2022 का रिजल्ट देखा है तो सर 923 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और 933 में से 77 बच्चे कुल हिंदी मीडियम के, और वो भी हिंदी प्लस अदर लैंग्वेज है। तो ये हाल है। उसका रीज़न क्या है कि चलो प्रीलिम मान ले बहुत बड़े करे, उसके बाद ही बहुत बड़े नंबर्स में जाते हैं मेंथ में बच्चे, और वहाँ से परसेंटेज क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेंथ में हमारी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है। हमें काम करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को कहाँ लिखना है, अच्छी चीज़ को ऊपर लिखना है, जो उससे कम इम्पोर्टेंट है उसको नीचे प्रायोरिटी देनी होती है ना। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, तो पूरे पॉइंट को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ प्रायोरिटीज इट मीन्स यू हैव नॉन प्रायोरिटीज, है ना। तो चीज़ों को मैनेज करना होगा और चीज़ों को देखना होगा, बहुत ही मायना लेवल पे ऑब्जर्व करने होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, अवेयरनेस जनरेशन क्या था उसका, फिर कोलेब्रेशन किया हमने कहे के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वो सारी चीज़ें। और देखो मेन थीम को हाईलाइट करते हुए चलना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक। देखो इन्होंने जो है ना, मतलब हर जगह इन्होंने यही किया है। ये देखो मिसमैनेजमेंट ऑफ मोमेंट एज ए सीन इन ए महाराष्ट्र वेरे एस आई टेग टेम्पल, है ना, ये उदाहरण भी दे दिए यहाँ फिर इन्होंने, ये देख लो आप। तो मतलब ये अपने आप में, फिर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो चैलेंज पूछी थी ना क्वेश्चन में, तो चैलेंज को अगर पॉइंट वाइज लिखते, क्योंकि वक्त कम होता है और स्पेस जो होता है वो भी कम होता है, तो उसके नीड के मुताबिक आपको देखना होता है कि यार किस तरह से टैकल करना है। तो देखो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो इन्होंने ये बनाया और सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी है, समझ रहे हो आप। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ भाई ये देखो चैलेंज ऑफ फेस जो है ना, इन्फॉर्मेटेड या लेक ऑफ फंड्स बता दिया, अकॉर्डिंग 7 शेड्यूल बता दिया कि भाई 7 शेड्यूल के अंदर है, लेक ऑफ कल्चर बता दिया, मेजरमेंट। अब क्या क्या इन्होंने, अब क्या बताया इन्होंने कि भाई मेजर रिफॉर्म क्या होने चाहिए, ये आप देख रहे होगे मेजर रिफॉर्म क्या होना चाहिए। यहाँ क्या क्या देखो उन्होंने कितने शॉर्ट पॉइंट्स में बताई, मतलब कम अल्फाजों में ज़्यादा बात कहते हैं ना, ये भी अपने आप में एक स्किल है, ठीक। और फिर इन्होंने यहाँ एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, देखो न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर तो क्योंकि हिंदी के अच्छे है नहीं और इंग्लिश आती नहीं, ज़्यादातर को मोस्टली बच्चों को इंग्लिश आती नहीं, तो उस वजह से या तो छोड़ देते हैं या फिर एनालिसिस देखते हैं, जो कि उसका कोई फ़ायदा है नहीं। खुद से पढ़ो, खुद का एफर्ट लगाओ तो चीज़ें आपकी समझ में आएगी।
ये टर्म बहुत आ रहा है अब, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है ना। तो अपने आप ये मतलब ये चीज़ें जब आप डालते हो ना, तो एग्जामिनर को लगता है यार बंदा ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़ा हुआ है। स्टैटिक को करंट के साथ किस तरह रिलेट करना है, ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए, और ये हमें सीखना पड़ेगा। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक जो है ना इसी तरह हमें जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जब हम डालते हैं ना चीज़ों का, तो इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक। क्योंकि आर्टिकल 51A में भी कहा गया है ना कि भाई आपको जो है ना अपनी संस्कृति को बचा के चलना है ना, आपकी जो स्थापत्य है उनको बचा के चलना है, जो कि हेरिटेज है उनका प्रोटेक्शन करना है। तो वो चीज़ है, इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन में जो है ना दम आ जाता है, ठीक। अब फिर सेकंड क्वेश्चन हम हिंदी मीडियम का देखेंगे और फिर इंग्लिश मीडियम पे आएंगे, या ऐसा कर लेते हैं यही देख लेते पहले, चलिए यही देख लेते। ये सेकंड क्वेश्चन देखो आप, जनजातीय कला में भारत में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक आर्थिक संसाधन एवं एक उपकरण के रूप में कार्य करने की असीम क्षमता है, स्पष्ट कीजिए। साथ ही इस संदर्भ में विद्वान चुनौतियों को भी रेखांकित कीजिए, ठीक। मतलब इन्होंने कहना है कि भाई ट्रैवल्स जो आर्ट्स है वो बताना है। तो पहले देखो इन्होंने ट्रैवल्स अकाउंट फॉर 8.6% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ पर, ठीक है, सेंसस 2011 कि 2011 का सेंसस है उसके अनुसार 8.6 पॉपुलेशन है, ठीक है, ट्राइबल्स की। उसके बाद बड़ा डेवलपमेंट इंडिसेटिव हाईलाइट द पुअर इकोनॉमिक एंड सोशल पोजीशन डिस्पाइट सेवरल मेजर्स, ठीक। उसके बाद क्या किया इन्होंने, पोटेंशियल बता दिया आर्ट कि भाई पोटेंशियल क्या है जो है ना ट्राइबल आर्ट्स का। और देखो यहाँ इन्होंने किस तरह से चीज़ों को मतलब जितने भी ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह बनाओगे ना यार, उनका बहुत इम्पेक्ट पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा कि हम किस तरह से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सके, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर के लिए आसान कर सके चीज़ों को। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने फिर बताते हैं कि भाई सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने पॉइंट वाइज बता दी चीज़ों को किस तरह है, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट वाइज बताया। देखो फिर इकोनॉमिक टास्क वही ना कि क्वेश्चन को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन को कई पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये कि समझना बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को, और उसके फ़ायदे क्या होगा, बूस्ट टूरिज्म, जॉब क्रिएशन, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। देखो मतलब बूस्ट की टूरिज्म, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे तो इसी से समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा ये करना है कि जो भी पॉइंट आप डाल लो कोशिश करो कि उसकी एक मेन थीम बनाओ और मेन थीम को शुरू में रख दो, उसको प्रेफरेंस दे दो और उसको हाईलाइट करते हुए चलना है, ठीक है। हिंदी मीडियम को यही काम करना पड़ेगा। उसके बाद चैलेंज फिर वही, देखो मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है, अल्फाज कम से कम रखने हैं, वर्डिंग कम से कम रखनी है, और वर्डिंग कम से कम तब रखिए जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। तो वोकेबलरी अच्छे करना ज़रूरी, उसकी वजह से क्या होगा, जब आपके पास अल्फाजों की तादाद ज़्यादा होगी तो आप जहाँ 6 वर्ड में बात ख़त्म हो रही वहाँ 1 वर्ड से काम चला लोगे, क्योंकि आपके पास उसके लिए तोड़ है। लेकिन जब आपकी वोकेबलरी वीक है तो फिर कहाँ से चलेगा, है ना। तो उसके लिए वोकेबलरी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे का रास्ता क्या होगा, इन्होंने बता दिया भाई किस किस तरह से चीज़ें, मिनिस्ट्री ऑफ कोलैबोरेशन होना चाहिए, KVIC होना चाहिए, और DPSP में बताया गया है कि वेलफेयर होना चाहिए, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मतलब देख रहे हो आप, जब ये एक चीज़ नोटिस करी आपने कि हमने वहाँ मैंने आपको हिंदी मीडियम की कॉपी दिखाई थी, वहाँ आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। यहाँ क्या है, आप उस सब्जेक्ट से बाहर जाके बात कर रहे हो, इसके बोलते हैं लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी कि हम एक सब्जेक्ट पे बात हो रही है लेकिन हम उस सब्जेक्ट के बियॉन्ड रहते हुए भी अदर सब्जेक्ट में भी जो है ना उसका रिलेंस बता देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी जो है ना थिंकिंग प्रोसेस है वो किस लेवल की है, ठीक है ना, आप कहाँ तक सोच सकते हो, ठीक है, आप महदूद नहीं हो, आप जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर भी जाके सोच रहे हो। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी अगर अभी हिंदी मीडियम का क्वेश्चन देखेगा और अगर आपको इन दोनों की या जितनी भी मैंने बहुत से टॉपर्स की जो है ना रिव्यू किया है, अगर आपको इन सब की कॉपी चाहिए तो आप चैनल में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, आप जाके ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि अपनी हिंदी मीडियम वालों ने कैसे लिखा है दूसरा आंसर। अब आ जाते हैं हिंदी मीडियम वालों ने भाई किस तरह से लिखा है आंसर, तो देख लेते हैं चले, ठीक है। तो ये इनका दूसरा आंसर है। सवाल पढ़ लेते हैं पहले। वैश्वीकरण के आगमन ने भारतीय समाज में पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच टकराव को बढ़ाया है, क्या आप सहमत हैं,
ठीक है, मतलब ये कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है उसने ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो वैल्यूज़ है, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना बढ़ाया है। तो बता वो ये बताना है कि भाई क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो पहले तो आपको इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा एक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया। ये तो यहाँ इन्होंने अच्छा किया, पहले क्या किया इन्होंने वैश्वीकरण को एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने बताया कि भाई ग्लोबलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके कारण जो है ना संपूर्ण विश्व के मध्य विचारों, वस्तुओं, मूल्यों का आदान प्रदान हुआ है, जिसके कारण पूरा विश्व एक परिवार की भांति प्रतीत होता है, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब। ठीक, खैर फिर देखो इन्होंने यहाँ ये अच्छा किया, इन्होंने क्या किया है कि भाई भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्य क्या थे, लेकिन उन्होंने वर्डिंग्स लिख दी आगे, हल्का से इनको एक्सप्लेन करते चलते तो ज़्यादा बेहतर रहता। सहयोग, दया, संयुक्त परिवार, भाषा, खान पान, वेशभूषा की विविधता, भाईचारा, लोगों के बीच मधुर संबंध होना, सहानुभूति, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, महिला शिक्षा पर कमजोर, ठीक है, महिला भेदभाव, वो चीज़ इन्होंने बताया। उसके बाद आधुनिक मूल्य, ये देखो ये डायग्राम मस्त है इनका। ठीक, इसी तरह से चीज़ें हमें भी करनी पड़ेगी, अगर हमें भी चाहिए ना कि हमारा नाम लिस्ट में आना चाहिए और आपका ख्वाब है कि भाई हाँ हमें भी जो है ना बनना है, तो हमें चीज़ें सीखनी पड़ेगी टॉपर से, क्योंकि यूपीएससी तो अपनी कॉपी डालता नहीं है ना। तो आपको सैम्पल टेस्ट, यही सैम्पल टेस्ट है आपके लिए। टॉपर्स की कॉपी, टॉपर्स की स्ट्रेटजी, टॉपर्स जो बताते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो कॉपी में रिफ्लेक्ट करता है वो एक्चुअल चीज़ है ना। उससे आप लगा सकते हो कि उस बंदे का स्टैंडर्ड क्या रहा होगा, उसका एटीट्यूड क्या रहा होगा, क्योंकि वो कॉपी में रिफ्लेक्ट करता है। आधुनिक मूल्य बता देने कि दूसरों का सम्मान, लोकतंत्र, बंधुत्व, महिला शिक्षा, इक्वलिटी, फ्रीडम, ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने बताया कि मूल्यों के बीच टकराव। ठीक, वैश्वीकरण के आने के बाद कुछ पारंपरिक मूल्य जैसे संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार, ये सही, खान पान में, ठीक है, मैकडोनाइजेशन, पिज्ज़ा, अच्छा बर्गर होना, पहनावे में जीन्स टी शर्ट का होना आदि कुछ टकराव के बिंदु मिलते हैं। ठीक, लेकिन साथ ही भारतीय कुछ मूल्य जैसे दिवाली, होली में, छठ पूजा विदेशों में होती है, भारतीय खाना विदेशों में मिलने लगा है, इस आधार पर मूल्यों में समावेशन भी हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण तो एक प्रक्रिया है जिसने विचारों का आदान प्रदान होकर एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होता है। ठीक है, इनका ये आंसर अच्छा था एक हिसाब से देखें तो। ठीक है, हालांकि जो है ना एग्जामिनर को इनसे ज़्यादा खुश हुए नहीं है, 3.5 नंबर इनको मिले हैं। खैर नीचे ये एक और क्वेश्चन है, गरीबी समाज में लैंगिकता समानता की तरह प्रगति को फिल कर सकती है। ये देखो डायग्राम्स, ये चीज़ें हमें भी पुट करनी पड़ेगी अपनी कॉपी में, अगर हमें अच्छे से चीज़ों को करना है और हम चाहते हैं कि हाँ हमारा भी नाम लिस्ट में आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये अपने आप में चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो मैप, मतलब इससे ये पता चलता है यार इन लोगों ने ऐसे टॉप नहीं किया, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है कॉन्सेप्ट पे, तभी तो ये लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं भाई। तो अगर हमें चाहिए कि हाँ भाई हम भी एक ख्वाब रखते और उसको ताबीर करने का दम है, तो हमें ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होगी और हमें समझना होगा इन चीज़ों को बहुत सीरियस हो गए। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों कॉपी देखनी है और पढ़नी है, अच्छे से एनालिसिस करना है, तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैं दिखा ही रहा हूँ ये कॉपी।